दोस्तों नमस्कार। 20 बरस में कितना बदला है महाराष्ट्र, ये सवाल जरूरी बिल्कुल नहीं है। इन 20 वर्षों में बीजेपी बदल गई, इन 20 वर्षों में आरएसएस बदल गई, इन 20 वर्षों में शिवसेना भी बदल गई और इन 20 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति के तौर तरीके भी बदल गए। किसे पता था कि दिल्ली मुंबई को हाकेगी? किसे पता था कि गुजराती और मराठियों के बीच की राजनीतिक लड़ाई दिल्ली को प्रभावित करेगी और मुंबई को उसी हिसाब से चलना होगा? किसने सोचा था कि मुंबई, जो कॉरपोरेट का ठौर ठिकाना है, उसके जरिए पैसे की उगाही होगी और राजनीतिक दलों का विस्तार होगा? और किसे पता था जो उगाही होगी वह वसूली पार्टी के तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री और देश के मौजूदा गृह मंत्री महाराष्ट्र के चुनाव में भाषणों में खुले तौर पर शिवसेना का नाम लेंगे, ये कहते हुए कि यह वसूली पार्टी है? किसे पता था कि शिवसैनिक एक वक्त सांगठनिक तौर पर सड़क पर निकल जाए तो उसके बाद महाराष्ट्र की गद्दी डोलने लगती है? लेकिन किसे नहीं पता है कि अगर कानून काम करने लग जाए तो एक झटके में सब कुछ पटरी पर आ जाता है। लेकिन इस दौर में महाराष्ट्र के भीतर हिंदी भाषा को लेकर या कहें सरकार के फार्मूले को लेकर जो 3 भाषा फार्मूला है, हालांकि अप्रैल में लाया गया, जून में उस पर रोक लगा दी गई, बावजूद इसके जो मुंबई की सड़कों पर, जो पुणे की सड़कों पर, जो पश्चिम महाराष्ट्र की सड़कों पर शिवसैनिक जिस तरीके से उतरे और यह बात धीरे धीरे ठाकरे परिवार को जोड़ने तक की स्थिति में लाकर खड़ा कर गई, यह सब कुछ आसान नहीं है। क्योंकि शिवसेना शब्द गूंजते ही आपके कानों में बाला साहब ठाकरे की आवाज गूंजने लगेगी, जो कहते थे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, काहे का लोकतंत्र? हां, मैं हिटलर हूं, तानाशाह हूं, बिना उसके कुछ चल नहीं सकता है। मैं क्या क्या सोचता हूं और कैसे सोचता हूं, मैं मराठी मानुष के लिए खड़ा हूं। यह सिर्फ भाषण के हिस्से नहीं थे, इसके लिए पूरी एक राजनीतिक जमीन तैयार की गई। और उस राजनीतिक जमीन पर आज जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आए तो शायद यह उत्सव चकाचौंध में समाने वाला था। बाला साहब ठाकरे सड़क पर खड़े हो जाते थे, कोई टैक्सी जा रही है तो टैक्सी रोकते थे, उसके बोनेट पे खड़े होकर उनका भाषण शुरू हो जाता था। लेकिन आज जो मुंबई में हुआ वो संकेत महाराष्ट्र से ज्यादा दिल्ली के लिए है, क्योंकि शिवसेना तोड़ी गई। शिवसेना तोड़ने के बाद शिवसेना किसके पास रहेगी? यानी पहली बार किसी पार्टी के भीतर उसके बेटे को अपने पिता का नाम नहीं मिला, बल्कि दिल्ली के इशारों पर जो चल रहा था और शिवसेना जिस तर्ज पर टूटी उसमें बाला साहब ठाकरे का नाम भी एकनाथ शिंदे ले उड़े। यानी राजनीति का एक ऐसा प्रयोग जिसमें पूरे तरीके से ठाकरे परिवार को ध्वस्त करने की साजिश भी थी और ताकत भी दिखाई गई। यह थी मोदी और शाह की महाराष्ट्र की राजनीति में गुजरातियों के साथ खड़े होकर महाराष्ट्र और मुंबई को अपनी सोच के हिसाब से हांकने की ताकत। और अब उसे चुनौती क्या वाकई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के साथ मिल जाएगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और महाराष्ट्र की पुलिस चाहे तो सड़क पर एक क्षण में सब कुछ खामोशी के साथ शांति ला सकती है? कानून अपने हाथ में जो लेगा उसे जेल और थाने का रास्ता दिखलाने में उससे पहले कभी चूकी नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस के हवाले कानून व्यवस्था को बनाने का बड़ा काम भी रहा है और सफलता के तमगे भी उसकी छाती पर टंगे रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस दौर में जो कुछ हिंदी और मराठी के नाम पर शुरू हुआ उसमें सड़कों पर जो शिव सैनिकों ने करना शुरू किया उसको रोकने वाला कोई नहीं था।
यह ढील दिल्ली से दी जा रही थी, यह ढील बीजेपी की थी, यह ढील देवेंद्र फडणवीस की थी। यह क्या एक ऐसी राजनीति की शुरुआत है जिस राजनीति के भीतर उद्धव और राज ठाकरे से कहीं ज्यादा मोदी शाह की उस राजनीति का चूकना है जिसकी शुरुआत उन्होंने 2014 में की थी और बकायदा मुंबई शहर में, बारामती में, ठाणे में, पुणे के भीतर, नासिक के भीतर अलग अलग रैलियों में खुले तौर पर शिवसेना और ठाकरे परिवार को मोदी और शाह निशाने पर लेने से चूकते नहीं थे। तो क्या यह एक नई राजनीतिक लड़ाई की मुनादी है या फिर बीजेपी और आरएसएस ने कभी नहीं चाहा कि महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना उनसे अलग हो जाए? लेकिन शिवसेना अलग ही नहीं हुई, टूट गई, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती थी कि शिवसेना साथ रहे। तो क्या यह सब कुछ उस दौर के बाद से शुरू हुआ जब दिल्ली यह भी नहीं चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? लेकिन आरएसएस के प्रिय और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर का जो ताना बाना देवेंद्र फडणवीस ने बुना, उसमें उन्हें दिल्ली भी रोक नहीं पाई कि वह मुख्यमंत्री ना बन पाए। मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या यह भविष्य की उस राजनीति की आहट है जिसमें निगाहों में और निशाने पर गुजरातियों की मौजूदगी, जो कि दिल्ली की सत्ता पर मौजूद हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में उनको कदम नहीं रखने देना है, इसका खुला ऐलान है? हो सकता है। लेकिन इस चकाचौंध के जरिए जरा समझ लें कि वह शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की थी और वह शिवसेना जो मौजूदा वक्त में राज और उद्धव के हवाले अब होगी, दोनों बटे हुए थे, दोनों एक साथ आए। मंच पर एक साथ आने से पहले और मंच पर आते ही जो तस्वीर उभर कर आई, जरा इस दृश्य को देख लीजिए। ज्या ऐतिहासिक क्षणाची आपण वाट पाहत आहोत, मी त्या दोन्ही नेत्यांना विनंती करतो, त्यांनी ह्या मंचावर यावं आणि मराठीचा आवाज किती बुलंद आहे ते दाखवून द्यावं। ये शोर, ये हंगामा, ये चकाचौंध मराठी एकता के नाम पर, और इसे विजय रैली का नाम दिया गया क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 16 और 17 अप्रैल को 3 भाषा का जो फार्मूला लागू किया और कहा कि अब हिंदी तीसरी भाषा के तौर पर होगी, उसे 29 जून को वापस लेना पड़ गया क्योंकि उससे ठीक पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वह एक साथ रैली करेंगे। यानी रैली महत्वपूर्ण नहीं, एक साथ होना महत्वपूर्ण है। और इस एक साथ होने की परिस्थितियों के बीच ही महाराष्ट्र की राजनीति दोबारा से उन शिव सैनिकों को लेकर धड़कने लगी जो इससे पहले राजनीतिक तौर पर बाला साहब ठाकरे के दौर में राजनीति धड़कती थी और अपने तौर पर बाला साहब संकेत दिया करते थे, राज्य चलेगा तो उनके हिसाब से चलेगा, सियासत होगी तो उनकी कुंजी उनके पास होगी, सरकार चलेगी तो रिमोट उनके पास होगा। और मातोश्री की पहचान जो उनका घर था उसी अंदाज में था। किस अंदाज की राजनीति थी वह सिर्फ इस बात से समझ जाइए कि बाला साहब ठाकरे ने मुंबई के मिडिल क्लास, बस्तियों में रहने वाले, कारखानों में काम करने वाले, झोपड़पट्टियों और गरीब तबकों की चालों में जो कम्युनिस्टों की अपनी मौजूदगी थी, जो समाजवादियों की अपनी मौजूदगी थी, उसे 60 और 70 के दशक में बकायदा सेंध लगाते हुए या कहें चीरते हुए शिवसेना के लिए जगह बनाई और मराठीवाद और पूंजीवाद का झंडा बुलंद करके उन्होंने चुनावी सफलता भी हासिल की। कांग्रेस के हाथों इस्तेमाल भी हुए और कांग्रेस को
अपने हाथों इस्तेमाल भी किया। और 80 के दशक में अगर उस दौर में चले जाइए, जैसे जैसे देश की राजनीति बदल रही थी वैसे वैसे उनका सितारा भी चढ़ता चला गया। उन्होंने पकड़ लिया उस दौर में ब्राह्मणवाद विरोधी हिंदुत्व के पैरोकार बन गए, मुसलमान विरोधी का पल्ला भी पकड़ा। और इस परिस्थिति में जो पेशे से कार्टूनिस्ट और पत्रकार मिजाज के हिटलरी या कहें व्यवहार में शामिल शालीनता को छोड़कर भड़काऊ और जहर बुझे भाषणों के जरिए परंपरागत तरीके को खत्म करते हुए जिस संसदीय लोकतंत्र के प्रति घृणा भी उन्होंने खूब दिखलाई, वे राजनीति के लिए सिर्फ एक परिघटना नहीं बने, बल्कि उनके विरोधी जिन बातों की निंदा करते ठाकरे उन्हीं को अपनी विशेषता मानते और वो कहते भी थे कि वे प्रधानमंत्री से कम कोई कुर्सी नहीं चाहते हैं। 1995 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक साथ खड़ी हुई, उस वक्त बीजेपी नहीं चाहती थी कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बने या मुख्यमंत्री कोई मराठी बने। बाला साहब ठाकरे ने इस बात का खुला अंदेशा दिया, मुख्यमंत्री होगा तो शिवसेना का होगा, मुख्यमंत्री होगा तो मराठी होगा। जी मनोहर जोशी। लेकिन किसी और को चाहते थे, इस बात का जिक्र आज राज ठाकरे ने किया जरूर। लेकिन सवाल यह है कि उस दौर में जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन को बाला साहब ठाकरे ने पकड़ा था, क्या इस वक्त शिवसेना उसी तरीके से अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएगी? क्योंकि मजबूत पकड़ करके शिवसैनिकों की ठसक महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति में बाला साहब ठाकरे ने पैदा की। यहां खेल उल्टा है, पहले ठसक दिखाई जा रही है, उसके बाद राजनीति साधने के तौर तरीके हैं। हम आपको थोड़ा सा अतीत के पन्नों में लिए चलते हैं, यह महत्वपूर्ण इसलिए है, उस दौर में बाला साहब ठाकरे, उस दौर में साथ खड़े होना राज और उद्धव का, जो युवा अवस्था में थे, जैसे आज आदित्य ठाकरे हैं और राज ठाकरे के बेटे हैं, दोनों आज मंच पर भी थे। दोनों को एक साथ वहां पर देखा भी गया और साथ जोड़ा भी गया। लेकिन पहले अतीत की इन तस्वीरों में झांक लीजिए। अतीत की इन तस्वीरों के पीछे कहीं ना कहीं 20 बरस पहले 27 नवंबर 2005 को जब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ी थी, उस वक्त बाला साहब ठाकरे कह रहे थे कि नहीं छोड़नी है। बावजूद इसके भतीजा अलग हो गया क्योंकि पिता ने बेटे को आगे रखा। लेकिन उस वक्त राज ठाकरे ने कहा था, बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान हैं और रहेंगे। मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल यानी भगवान विठोवा के साथ नहीं, बल्कि उनके आसपास के पुजारियों के साथ है। सब कुछ वैसा ही है। और शायद इसीलिए आज की रैली में एक नजारा खुलकर नजर आ रहा था, समझने वाले, देखने वाले जान रहे थे। दरअसल संगठन के तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास जितने शिवसैनिक हैं, वो सब अगर राज ठाकरे के पीछे खड़े हो जाएं और राज ठाकरे के भीतर जो सड़क की राजनीति करने की कला है, या फिर अपने भाषणों के जरिए या अपने तेवरों के जरिए महाराष्ट्र और खास तौर से पश्चिम महाराष्ट्र और उसमें भी खास तौर पर मुंबई, ठाणे, कल्याण के इलाके में उनकी जो मौजूदगी है,
वो तमाम राजनीतिक दलों पर भारी पड़ेगी, इसका एहसास हर किसी को है। इसीलिए राज ठाकरे जानते हैं कि इस शिवसेना में अगर राज ठाकरे जुड़ गया, जो अब जुड़ चुके हैं, तो यह शिवसेना बुलंदी भी चूम लेगी। लेकिन उनके जहन में एक सवाल और है। बुलंदी तो चूम लेंगे, लेकिन इस दौर के संघर्ष के बाद उनके हथेली में कुछ बचेगा या सब कुछ अपने तेवर और अपने राजनीतिक सोच के आश्रय वह शिवसेना को दे देंगे। लेकिन अब तो बेटा भी बड़ा हो चला है। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे है और उद्धव ठाकरे जानते हैं कि जिस सड़क की राजनीति को करने में राज ठाकरे माहिर हैं, या फिर ठाकरे परिवार उस शिवसेना को याद करे जब बाला साहब ठाकरे राजनीति साधा करते थे, तो उस दौर को याद करते वक्त वो तमाम नेता जो शिवसेना को छोड़कर चले गए, उसमें मौजूदा वक्त में एक नाम नारायण राणे का लिया जा सकता है। अब नारायण राणे के बेटे बड़े हो गए हैं, वह उसी तर्ज पर राजनीति कर रहे हैं जिस तर्ज पर कभी नारायण राणे उसी ठसक के साथ एक शिवसैनिक के तौर पर बाला साहब ठाकरे के साथ खड़े रहते थे और राज ठाकरे उन्हें पसंद करते थे, या वो राज ठाकरे को पसंद करते थे, क्योंकि ठसकवाद की वह राजनीति इस दौर में जिस राजनीतिक जमीन से निकली थी, वह ठसकवाद की राजनीति तो हर जहन में है, लेकिन जमीन गायब है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा सवाल है जहां पर आरएसएस और बीजेपी भी खड़ी है। बड़ी महीन लकीर है ये। बीजेपी के भीतर मोदी और शाह की राजनीति, मोदी और शाह की बीजेपी के भीतर देवेंद्र फडणवीस की राजनीति, और उसमें शिवसेना का साथ अब देना या फिर उससे पहले आरएसएस का साथ खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस के अनुकूल विधानसभा की चुनावी राजनीति को साधना। यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्दे के पीछे जो ढील दी गई, वह ढील देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने दी। वह ढील शाह या मोदी की राजनीति ने नहीं दी। वो ढील आरएसएस ने अपने तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए दी। जानती है बीजेपी, जानते हैं आरएसएस, देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, अपने बूते बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती है। इसीलिए शिवसेना को तोड़ा गया, इसीलिए एनसीपी को तोड़ा गया। लेकिन टूटी हुई एनसीपी और टूटकर साथ खड़ी शिवसेना फडणवीस की राजनीति में फिट बैठे या ना बैठे, लेकिन बीजेपी की परंपरागत राजनीति में वह फिट नहीं बैठते हैं और आरएसएस भी इसे पसंद नहीं करती है। और शायद इसीलिए दिल्ली में शाह दफ्तर में चाहे भूकंप हो, लेकिन संघ और बीजेपी के पुराने नेताओं के सामने जब आज ये तस्वीर मंच पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खड़ी हुई, तो कई मुनादियां एक साथ हो गई। पहली मुनादी तो बीएमसी चुनाव को लेकर ही थी कि अब बीजेपी कितने हाथ पैर भी मार ले, जरूरी है बीएमसी पर शिवसेना का रहना, राज्य देवेंद्र फडणवीस चलाएंगे। और इन सब के साथ भविष्य की राजनीति जिस तेजी के साथ बीजेपी के नए अध्यक्ष के आने के बाद और इस दौर में संघ और बीजेपी के भीतर जो उबाल और जो धड़कनों के साथ नई इबारत लिखने की कोशिश हो रही है, उसमें उन्हें पसंद होगा वो शिवसेना जिसको बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया। असल में यह दृश्य एक सबसे बड़ी राजनीतिक परिघटना इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी 2014 के बाद जिस अंदाज में सत्ता में आई और मोदी शाह की बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को पूरे तरीके से खत्म कर दिया,
यह खत्म करने की दिशा में बढ़ गई। उसमें 11 बरस के बाद अगर बीजेपी यह नजारा देख रही है तो उसे समझ में आ चुका होगा कि क्षेत्रीय दल किसी भी राज्य में अगर एक बार डूबने के बाद खड़ा हो जाए तो यह उनके लिए नई चुनौती नहीं बल्कि भविष्य में खतरे के संकेत हैं। लेकिन 20 बरस की टूट के बाद और बीते 11 बरस की बीजेपी की राजनीति के बाद की परिस्थितियां यह खुले तौर पर बतलाती हैं कि दरअसल जिस राजनीति का इंतजार महाराष्ट्र के भीतर है उसमें बड़ा व्यापक परिवर्तन बीते 20 वर्षों में हो चुका है। परिसीमन के बाद डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज की तारीख में महाराष्ट्र की हर कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर टटोलिएगा तो एवरेज जो निकल कर आएगा उसमें 40% मराठी मानुष है, 20% मुस्लिम है और बाकी 40% अन्य जगहों से आए हुए लोग हैं। उसमें उत्तर भारत की मौजूदगी भी है, उसमें दक्षिण भारत की मौजूदगी भी है, उसमें बाकी तमाम धर्मों की मौजूदगी भी है। लेकिन क्या यह परिस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में बीजेपी ने जिस हिंदू हिंदुत्व का नारा लगाया उसमें हर क्षेत्रीय दल और यहां तक कि कांग्रेस के सामने भी यही संकट सबसे बड़ा रहा कि बीजेपी की राजनीति में सेंध कैसे लगाएं। कांग्रेस ने मंडल की राजनीति को एक कदम आगे बढ़कर उसके साथ आर्थिक पक्ष को जोड़ते हुए आवाज उठानी शुरू की और जाति जनगणना और उसके साथ उतनी ही भागीदारी जितनी उसकी संख्या है यह नारा लगाया। अखिलेश यादव पीडीए बनाकर आगे चले, तेजस्वी यादव मुस्लिम गठजोड़ से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर हिंदी शब्द क्या उस हिंदुत्व की राजनीति के आश्रय जुड़ा हुआ है जिसमें सेंध अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने लगा दी। क्योंकि अपने तौर पर ध्यान दीजिए, जिस हिंदी भाषा को लेकर पूरी राजनीति की शुरुआत हुई, गृह मंत्री अमित शाह ने 26 जून को यानी पिछले महीने ही राजभाषा विभाग नई दिल्ली में जो भाषण दिया उसमें कह रहे थे हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और सभी भारतीय भाषाएं मिलकर हमारे आत्मगौरव के अभियान को उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। और उसके बाद पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। लेकिन यहां पर एक दूसरा सवाल है। बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी इससे पहले भी चरम पर थी, जिस दौर में मोदी शाह की सियासत पूरे देश को प्रभावित कर रही थी। बावजूद इसके मराठी मानुष के बेरोजगारों का सवाल एक वक्त सड़क पर खड़े होकर जब बाला साहब ठाकरे लगाया करते थे, वो अंदाज क्या राज ठाकरे के आश्रय अब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई दे सकता है? यह सवाल है। आप उन तस्वीरों को देखिए बाला साहब की, बहुत कुछ याद आएगा। तब जिक्र होगा बीएमसी चुनाव का, वह तो बीजेपी के हाथ से गया। मराठी ही आमची मातृभाषा आहे आणि त्याला तुम्ही मानलंच पाहिजे, बोललंच पाहिजे। भैया भेटला तरी चालेल हो, मराठीत बोला। जो इन तस्वीरों में झांक कर उस दौर की राजनीति को समझना चाहते हैं वो यह भी जान ले 1967 में पहली बार संसदीय चुनाव में बाला साहब ठाकरे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन उसके अगले ही बरस यानी 1968 में नगर निगम के जब चुनाव हुए उस वक्त अपने बूते वह शिवसेना को सत्ता के करीब लाकर खड़ा कर गए थे। 1968 में पहली दस्तक थी और 2025 में अब सामने बीएमसी चुनाव है। अगर पिछले बीएमसी चुनाव को लेकर इस वक्त जब दोनों एक साथ खड़े हैं तो एक रिजल्ट आपके जहन में बन जाना चाहिए। बीजेपी जो 82 सीटें जीती थी और 27.5% वोट था, बीजेपी के अपने वोट बैंक में तो कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन उसकी सीटें 82 से घटकर 64 पर आ सकती है।
कांग्रेस जो 31 सीटें जीती थी पिछली बार बीएमसी में और उसको लगभग 16.2% वोट मिले थे, उस वोट में भी कोई अंतर नजर नहीं आएगा, लेकिन सीटें घटकर 25 हो सकती है। शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थी। दोनों मिलाइएगा तो यह सीट 91 होगी। और अगर दोनों के वोट परसेंटेज मिलाइएगा तो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिले थे 28.3% और एमएनएस को मिले थे 7.7%। परसेंटेज दोनों का मिला दीजिए तो यह 36% होगा। लेकिन दोनों 36% लेकर अगर एक साथ लड़ रहे हैं तो 84 और 7 यानी 91 नहीं, यह बढ़कर 118 पहुंच जाएगा। यानी अपने बूते सत्ता में पहुंचने की ताकत शिवसेना के हाथ में होगी। 227 सीटों की बीएमसी में 118 सीट वो अपने बूते जीत सकती है। यह एक संकेत है। एनसीपी, सुप्रिया सुले आज नजर जरूर आई, लेकिन एनसीपी बंटने के बाद और ज्यादा कमजोर होगी, कम से कम इस चुनाव में जो बीएमसी के चुनाव होंगे। निर्दलीय इस दौर में और कम हो जाएंगे। जो पिछली बार 14 जीते थे वो घटकर 9-10 पर आकर खड़े हो जाएंगे। एनसीपी ने भी 9 सीटें जीती थी, वह भी 9 से नीचे आ जाएगी। पहला मैसेज, चुनाव के लिए इन दोनों का एक साथ आना बीजेपी की राजनीतिक जीत पर ताला लगना है। दूसरी बात, इसी चुनाव को वृहद तौर पर अगर लोकसभा और विधानसभा के अक्स तले देखें तो यह शिवसेना अगर बीजेपी के साथ खड़ी होती है तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और एनसीपी का कोई महत्व बचेगा नहीं। और तीसरा सवाल, यह तमाम प्रक्रियाएं बताती है कि दिल्ली में शाह और मोदी की राजनीतिक ताकत या फिर बीजेपी और संघ को भी अपने अनुसार चलाने की जो सोच थी, महाराष्ट्र की राजनीति उस पर लगाम लगाएगी। और इन सब से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल उस कॉरपोरेट का है जो कॉरपोरेट की ताकत ज्यादातर गुजरातियों के हाथ में है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मुंबई में कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर के भीतर बैठे हुए जो लोग दिल्ली की सत्ता के करीब हैं और सटे हुए हैं, उनके सामने मुश्किल खड़ी होगी। दोनों भाई एक साथ हैं, पुरानी शिवसेना है, कहना है तो कह लीजिए वसूली पार्टी, कहना है तो कह लीजिए एक ठसक वाली पार्टी, कहना है तो जो कह लीजिए, क्योंकि इस दौर में मोदी शाह की राजनीति ने जो इस देश के भीतर राजनीतिक ठसक की लकीर खींची, उस लकीर पर सीबीआई चली, ईडी चली, आईटी चली और चलते चलते सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी कैसे चला, यह एनसीपी और शिवसेना के टूटने के वक्त खुलकर उभर कर सामने आ गया। यानी इस दौर की कोई भी तानाशाही राजनीतिक तौर पर बीते 11 बरस में मोदी शाह की तानाशाही वाली राजनीति के काउंटर में छोटी दिखाई देगी और लोग कहेंगे कि ठीक है, कोई तो खड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।